डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज है 1 जून। तो 1 जून के करंट अफेयर्स के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जून का पहला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये पहला क्वेश्चन है। तो ये शुरू हुआ साथियों दिल्ली में। तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है। तो दिल्ली में और क्या चीज़ें हुई हैं, आइए उसके बारे में भी देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे है दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो ड्रोन महोत्सव हुआ ये दिल्ली में हुआ, और दिल्ली के कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ ये पूछा जाए तो आप बताइए, प्रगति मैदान में हुआ। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में ये ड्रोन महोत्सव हुआ है। अगला पॉइंट की बात कर लें साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्रोन महोत्सव का, जो भारत का ड्रोन महोत्सव 2022 है, उसका उद्घाटन किसने किया, तो किया है भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ड्रोन महोत्सव 27 से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब ड्रोन महोत्सव चलेगा, तो भैया 27 से 28 मई तक चलेगा। पीएम मोदी ने डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए। और यहाँ पर कितने सर्टिफिकेट लॉन्च किए हैं, अगर ये पूछ रहा है तो भाई 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। अगले पॉइंट की बात कर लें तो महोत्सव में ड्रोन स्टार्टअप के 1600 से अधिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव में ड्रोन स्टार्टअप 1600 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चलते हैं इसके और क्या पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्रदर्शनी में ड्रोन के इस्तेमाल से 70 से अधिक तरीकों को दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 70 से अधिक तरीकों को दिखाया जाएगा कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन को। इसमें मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 5 साल में ड्रोन उद्योग में 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ऐसा माना जा रहा है। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। अगर ये आपसे पूछा जाए कि एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये भैया ड्रोन यही है, ये ड्रोन, इसी को ड्रोन कहा जाता है। इसी की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि बना है। इसकी लेखिका कौन है, लेखिका पूछा जा रहा है। भाई लेखिका तो ये है, इमेज में आप देख लीजिए। और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। इनका नाम है गीतांजलि श्री, ये वाला आंसर होगा सही। तो एकदम बढ़िया से इनको जान लीजिए। बुकर प्राइज इनको मिला है। कौन सा प्राइज मिला है? बुकर प्राइज। और बुकर प्राइज इनको किस लिए मिला है? ये हिंदी की उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए मिला है। गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ है। हिंदी में जो इसका पब्लिकेशन हुआ है वो रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ है। अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इस उपन्यास का इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो ये किया है अमेरिका के एक राइटर हैं, उनका नाम है पेंटर डेजी रॉकवेल। अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इस उपन्यास का इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो चलते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ। तो मुख्य बिंदु में है टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर जीतने वाला हिंदी भाषा की पहली किताब है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। ये है एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात कर लें साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साथ ही किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाला पहली किताब भी बन गया है। लंदन में गुरुवार को लेखिका गीतांजलि श्री को अवार्ड दिया गया। इनको गीतांजलि श्री को अवार्ड कहाँ पे दिया गया, तो भाई लंदन में दिया गया, गुरुवार को दिया गया था। गीतांजलि को 50,000 पाउंड की इनाम राशि मिली जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ साझा करेंगी। तो इनको जो धन में इनको पुरस्कार मिला है वो 50,000 पाउंड मिला है, जिसे
डेजी रॉकवेल के साथ साझा करेंगे। क्या है बुकर प्राइज, आइए इसको बारे में जानते हैं। ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित या अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई किसी एक किताब को हर साल ये खिताब दिया जाता है। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज जो है किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित या अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई किसी एक किताब को हर साल ये खिताब दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना अन्य भाषाओं में कथा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो मुख्य बिंदुओं में चलते हैं आगे। तो हाल ही में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं कि अब यहाँ पे पुरस्कार की बात आ गई है तो अन्य पुरस्कारों को भी देख लेते हैं। बालकृष्ण विठल दास दोषी को दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का, और फ्रैंक बेल्जेक को दिया गया है टेम्बल्टन पुरस्कार 2022 का। अन्ना कबाले दुआ को दिया गया है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स सम्मान, और ममता बनर्जी को मिला है बंगला अकादमी पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है सिंथिया रोशन जबेक को, और अटल सुरंग पुरस्कार मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार, और चारू दत्त मिश्रा को मिला है वेटली गोल्ड अवार्ड। तो इस तरीके से इनको अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? ये जो है बजट पेश किया है सुरेश खन्ना ने। तो सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है, और उनकी अगर तस्वीर से पहचानना चाहें तो ये है इनकी तस्वीर, आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 615518.97 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आदित्यनाथ की सरकार ने पहले 550270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। चलते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ। तो मुख्य बिंदु हैं बजट की मुख्य विशेषताएं हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 दिन में पढ़कर खत्म किया। सरकार ने किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने किसान दुर्घटना योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा टारगेट है। रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये इसके मुख्य बिंदु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह भारत की बैंगनी या लेवेंडर क्रांति का जन्म स्थान है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल होंगे। अरोमा मिशन के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में बैंगनी या लेवेंडर क्रांति की शुरू की गई थी। तो चलते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ। तो लेवेंडर जो है वो पुदीना परिवार का फूल देने वाला पौधा है। लेवेंडर किस फैमिली से है? तो पुदीना फैमिली से है, और फूल देने वाला पौधा है। इसका उपयोग जड़ी बूटियों को बनाने में किया जाता है। तो हम यहाँ 2022 के कुछ समझौतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जॉर्डन के साथ समझौता किया है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भैया C-DOT के साथ समझौता किया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ जो है ये समझौता हुआ है। UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को जीता है डॉक्टर A गोपाल कृष्णन ने।
तो डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन कौन है? तो डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन यही है और इसको जीतने वाले हैं डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन जो है, डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। वह ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI के निदेशक हैं। ये कौन है? तो ये CMFRI के निदेशक है। और CMFRI क्या चीज़ है? तो ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है। CMFRI का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। उन्होंने मछली आनुवंशिकी से संबंधित अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला है? तो मछली आनुवंशिकी से संबंधित कार्यों के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को दिया गया है। इसके चलते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ। तो वानिकी औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार में 1.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसके अगला पॉइंट की बात कर लें तो वार्षिक अनुसंधान पुरस्कार कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा प्रत्येक वर्ष 8 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? तो विषय है भैया इनका मनी फ्रॉम वेस्ट। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इस सर्वेक्षण में 3 R's का सिद्धांत है। तो 3 R's क्या चीज़ है? 3 R's में मतलब कि 3 R, और 3 R में जो है पहला R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब है रिसाइकिल एंड तीसरे R का मतलब है रीयूज। स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में की गई थी। किस लिए की गई थी? शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो प्रथम हासिल करने वाले तुर्की है। तुर्की ने पहला स्थान हासिल किया है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाक कसीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 73 देशों के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया। बेलारूसी और रूसी मुक्केबाजों की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब कि इसमें किसका अनुमति नहीं थी ये पूछ सकता है। तो बेलारूसी और रूसी मुक्केबाजों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो भैया प्रथम स्थान हासिल किया है तुर्की ने। ये सही आंसर होगा। चलते हैं इसकी कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो इसका जो पॉइंट है, भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार कुल 3 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य शामिल है। भारत के बॉक्सर निखत जरीन तेलंगाना की हैं ने फ्लाईवेट 53 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाज मनीष मौन 57 किलोग्राम और परवीन हुड्डा 63 किलोग्राम ने कांस्य पदक जीते थे। अगर रैंक की बात कर ले यहाँ पे, तो रैंक में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और 4 रैंक में कौन कौन है? तो देश है, फर्स्ट रैंक में देश है तुर्की, दूसरे पर है आयरलैंड और तीसरे पर कनाडा और चौथे नंबर पे है भारत। तो भारत का स्थान यहाँ पे चौथे नंबर पे है, 4 नंबर पे भारत है। फर्स्ट नंबर तुर्की ने कौन कौन से पदक जीते हैं? तो इसने 5 स्वर्ण पदक जीता है, रजत कोई नहीं। कांस्य जो है वो 2 जीते हैं और कुल इसने 7 जीता है। आयरलैंड ने 2 स्वर्ण पदक जीता है, बाकी रजत कोई नहीं, कांस्य कोई नहीं, इस तरीके से 2 ही इसने कुल जीते हैं। कनाडा ने 1 स्वर्ण 1 रजत और कांस्य कोई नहीं, तो इस तरीके से कुल 2 पदक कनाडा ने जीता है। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, रजत नहीं जीता है, कांस्य जीता है 2 पदक। इस तरीके से इनके टोटल हो जाते हैं 3 पदक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लद्दाख के तुतर्क सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में गिरी जिसके कारण 7 जवान शहीद हो गए? ये घटना हो गई है शोक नदी में गिरा था इनका जो है गाड़ी, तो शोक नदी में गिरा था ये साथियों। इसका सही आंसर है शोक नदी। लद्दाख के तुतर्क सेक्टर में सेना की गाड़ी शोक नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल भी हुए। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 सैनिकों की टुकड़ी
प्रतापपुर से हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। मुख्य बिंदु आइए देख लेते हैं शोक नदी के बारे में। तो शोक नदी लद्दाख क्षेत्र में है। तो शोक नदी कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है। ये शोक नदी कहाँ पे है? लद्दाख क्षेत्र में है। यहाँ पर इसका आरंभ रिमो ग्लेशियर में होता है और नुब्रा नदी जो है वो शोक की सहायक नदी है। जो नुब्रा नदी है वो शोक की सहायक नदी है। यह है नुब्रा नदी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है। यह अंत में गिलगित बल्टिस्तान में प्रवेश करती है और वहाँ सिंधु नदी में विलय हो जाती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में आता है। तो इसकी चर्चा का विषय बना हुआ है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है अनुच्छेद 142। तो अनुच्छेद 142 है क्या चीज? अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में आता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। यह है क्या चीज? ये पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी मामले में अगर अन्य कानून लागू नहीं हुआ तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से हटकर अलग आदेश दे सकता है। यही इस अनुच्छेद का पावर है। 142 अनुच्छेद का ये किस भाग में है? ये भाग 5 में है और अध्याय पूछे तो अध्याय 4 में है। ये चर्चा का विषय है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामले के संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविजन न दे। अनुच्छेद 142(2) सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मंगाने और दोषी के मामले की जांच करने का अधिकार देता है। इसके अलावा दोषी को दंडित करने का भी अधिकार देता है। ये इसके कुछ मेन पॉइंट है। और क्वेश्चन नंबर अगला है 9। हाल ही में किसके द्वारा सीवियर वेस्टिंग को बच्चों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है? ये समस्या आ रही है, ये चीज देखा गया है यूनेस्को के द्वारा। इसका सही आंसर है यूनेस्को। भैया इसका यूनेस्को सही स्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आएगा, ये देखने को मिलेगा। सीवियर वेस्टिंग क्या है? सीवियर वेस्टिंग को किसने लाया, किसने सोचा है? यूनेस्को ने इसके बारे में लाया, इसी ने इसको सोचा है। 5 साल से कम उम्र के लगभग 13.6 मिलियन बच्चे दुनिया भर में सीवियर वेस्टिंग से पीड़ित हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत में सीवियर वेस्टिंग से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। ये एकदम सोचने वाली बात है कि भाई भारत में सबसे अधिक बच्चे इससे प्रभावित हैं। इसके बाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान का स्थान है। विश्व स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 5 में से 1 मौत सीवियर वेस्टिंग के कारण हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसका मौत दर क्या है। 5 अगर बीमार हैं तो 1 की डेथ हो जा रही है। किसके वजह से? सीवियर वेस्टिंग के कारण। तो इसीलिए ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और सोचनीय विषय है। तो इसके जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीवियर वेस्टिंग क्या चीज़ है? इसे गंभीर व्यापक कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। पौष्टिक भोजन की कमी और दस्त, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियां सीवियर वेस्टिंग का मुख्य कारण बन रही हैं। मतलब पौष्टिकता से जुड़ी ही ये बीमारियां हैं। और सीवियर वेस्टिंग से बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, जिसके कारण शरीर बैक्टीरिया, वायरस या कवक से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है। इसीलिए ये घातक होता जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो मूडीज ने भारत का जो विकास दर है उसको घटाकर 8.8% कर दिया है। मूडीज जो है रेटिंग कंपनी है, ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9% से घटाकर 8.8% कर दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि कितने से घटाकर इसको 8.8 किया गया है। तो 9.1 से घटा करके इसको कर दिया गया है 8.8%। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा साथियों। इसका मुख्य कारण मूडीज ने हाई इन्फ्लेशन को माना है। कच्चे तेल, खाद्य और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि का असर आने वाले महीनों में घरेलू वित्त और खर्च पर पड़ेगा। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स के तहत जाना
और इसके बारे में चर्चा किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन कैसे रहे, मेन चीज़ हमारे यहाँ उद्देश्य क्वेश्चन से है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और मेरा विश्वास है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा साथियों। तो इसकी तैयारी करते रहिए। इसको 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे, वीडियो को प्ले करके देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। एग्ज़ाम हॉल में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ हम क्या चीज़ सुन कर आए हैं और हमें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप सही आंसरिंग कर पाएंगे। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले डेली करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।